नक्सली समूहों में जुड़ना मतलब कि फोर्स से दुश्मनी लेना एक तरीके का। की जागीरदारी तो गया, चोरी और रंगदारी तो है ही है। उन लोग का दबंगाई चलता था, आदिवासी लड़कियों को रखाल बना लेना। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आज आप लोगों को मैं एक ऐसे ईसाई आदिवासी व्यक्ति से मुलाकात करवाऊंगा जिसका नाम सुनकर एक समय ऐसा था कि पूरा झारखंड कांपता था। और उस ईसाई आदिवासी व्यक्ति का नाम है मसीह चरण मुंडा। एक ऐसा समय आया कि इस ईसाई आदिवासी व्यक्ति ने माओवादी में ज्वाइन किया। तो चलो हम लोग उसका इंटरव्यू का वीडियो को देखते हैं कि इस भाई ने क्यों माओवादी में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने का पीछे का कारण क्या था और कैसे उसका जिंदगी में बदलाव आया। फिर उन्होंने माओवादी को छोड़ दिया और अभी एक साधारण जिंदगी जीते हैं। चलो हम लोग उसका इंटरव्यू को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे उसका जिंदगी को बदल दिया। नक्सली समूहों में जुड़ना मतलब कि फोर्स से दुश्मनी लेना एक तरीके का। की जागीरदारी तो गया, चोरी और रंगदारी तो है ही है। उन लोग का दबंगाई चलता था, आदिवासी लड़कियों को रखाल बना लेना। यहाँ जो कॉलोनियल रूल था उसका अवशिष्ट तत्व आज भी हमारे जंगल पर, जमीन पर लोग कब्जा किया हुआ है। दुकान भी चलाता हूँ, खेती भी करता हूँ। करीब करीब 3-4 को डकैत गिरोह था, तो जिसके चलते करीब लोग परेशान रहते थे। माओवादी आएगा ना, ये सब खत्म हो जाएगा। कितनी बार मुठभेड़ हुई? क्राइम तो मेरा अपहरण का, हत्या का, पुलिस पार्टी उड़ाने का, बहुत कुछ लिखा है। तो मीडिया वाला तो बोलता था 50 आदमी मारा है, सजा मुझको नहीं, तो गवाही कोई नहीं आया। हाँ, 2009 में मैं चुनाव लड़ा। हारने वाला यही आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ था। ना तो एक समय जिनके नाम से खाकी वर्दी थरथराती थी, आज बड़ी समान जिंदगी बिता रहे मासिक चरण जादी है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, जोहार पलवी और सभी न्यूज चैनल को भी मेरे तरफ से जोहार। कैसे नक्सली कैसे बन गए आप? देखने में मुस्कुरा रहे हैं, एकदम सिंपल इंसान लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि मैं जिस पश्चिम सिंहभूम के जंगली तो नहीं कहेंगे, लेकिन जंगल से सटे इलाका का था, तो मेरा जो परिवार में क्या कहेंगे कि ना गरीबी थी ना अमीरी थी। एक तो भाई और भारतीय सेना में थे, तो किसी पर पेट तो चल जाता था। लेकिन क्या होता था कि बचपन जो मेरा बीता वो सामान्य जो वंचित बच्चों के समान ही बीता। तो देखते थे कि उसी पढ़ते पढ़ते मैं 86 में एक सोवियत संघ से कोई लेखक था, नाम तो मैं उसका भूल गया हूँ। वो सोवियत संघ के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के जहाँ फ्री शिक्षा मिलती है, तो अक्सर एक गरीब बच्चा जिसको मान लिया पेट भर तो मिलता है, खाने मिल जाता है, लेकिन क्या कहेंगे कि आपका कपड़ा ढंग से नहीं मिलता और परिस्थितियाँ वैसी ही है। तो वो लेखक का नाम भी है भीष्म साहनी। तो उसी समय मैं लेफ्ट सोच और मैं जातियों धर्मों के बीच में आपस लड़ते हुए को बचपन से ही मैं देखा, क्योंकि मेरे गांव में आदिवासी थे, कुछ राजपूत थे, कुछ दलित थे, बैकवर्ड भी सब भी थे, लेकिन जातियों पर हम लड़ते हुए मैं देखा। तो शुरू से ही मान लिया हम लोग एक भारत का संविधान पढ़ते थे, जैसे 7-8 क्लास तक होती है, वही राष्ट्रगान गाते थे। तो मुझको अटपटा लगता था कि जब भारत जैसे इस देश में ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं बढ़ते चला गया। इसके बाद स्कूल से जैसे मैं निकला तो पहली बार मैंने, क्योंकि मैं मिशन स्कूल में पढ़ रहा था, सेंट माइकल और सेंट बियानी में, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं था। तो आप बता रहे कि अभाव एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से आपको उस तरफ जाना पड़ा। देखिए, अभाव तो देखिए, अभाव तो कारण था ही, क्योंकि उस समय आदमी क्या, पेट तो हम भारत के जैसे सभी बच्चों की जो स्थिति है, पेट तो लोग किसी प्रकार से भर लेते हैं। तो क्या हुआ कि लेकिन अन्य जो जरूरतें हैं वो आज भी भारतीय बच्चों के सामने एक समस्या है। तो एक तो जाति और धर्म से। तो आपके बता रहे हैं बड़े भाई खुद ही फोर्स में थे, तो उसके बाद भी आप मतलब नक्सली समूहों में जुड़ना मतलब कि फोर्स से दुश्मनी लेना एक तरीके का? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हाँ। तो सैद्धांतिक रूप से जैसे पाठ्यक्रम में था ही, जैसे हम लोग जैसे रसिया की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े ही, और कार्यालयों में व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, ये मैं करीबी से ही देखा। तो लेकिन उस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी में मैं 90 से ही, उस समय झामुमो आईसू अलायंस में था, तो आधे हम लोग विद्यार्थी लोग क्या करते थे कि आईसू का ही मेंबर होते थे, लेकिन हम लोग जेएमएम का समर्थन करते थे। तो उसमें शुरू से ही मैं यहाँ का जो परिस्थितियाँ थी
यानी सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ समय पर डॉक्टर नहीं है, विभाग है तो यहाँ कमीशन खोरी का आलम है। इसके बाद जो व्यवस्था जानी थी, जो बच्चों का जो परिस्थिति है वो मैं तो मेरे साथ लेफ्ट की ओर आकर्षित होना मेरा उसी समय से था, लेकिन स्कूल टाइम से था। लेकिन कॉलेज में लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो मेन स्ट्रीम में रहने, जैसे मेन स्ट्रीम का हम शिक्षा पा रहे हैं, तो हम लोग ये संविधान के दायरे में ही हर चीज बदलाव लाना चाह रहे थे। इसलिए कुछ लोग थे बिरसा कॉलेज में, जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया था, शायद वो सीपीएम का छात्र संगठन रहा होगा, उसकी भी गतिविधि थी। लेकिन उस समय मैं उतना राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। उस समय मैं क्या करना, किसान बनना चाहता था और किसान काम करेंगे इसके बाद टीचर बनूंगा, और बाकायदा मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। इसीलिए इस सब का सोच मेरा उस समय नहीं था। तो उसी प्रकार मैं 97 में जब मेरा बीए का इतिहास ऑनर्स का जो सेशन खत्म हुआ तो मैं पूरी तरह खेतीबाड़ी में जुट गया था। गए कैसे उस तरफ? देखिए 94 से मैं जेएमए में एक्टिव हो गया था, और हम लोग तरफ में ब्रिटिश जो रूल शुरू हुआ कोल्हान में 21 से हुआ। तो हम लोग तो मान लिया मेन स्ट्रीम के हैं, तो एक तो हम लोग मान लिया अधिकतर यहाँ बात है कि यहाँ क्रिश्चियन हो गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हथियार उठाना नहीं चाहता है। तो इसे ही हम लोग एक तो गुस्सा तो लगता, लेकिन हमारा संस्कार हथियार उठाने के लिए नहीं बोलता। तो वैसे ही खेती किसानी करते मेरा समय गुजर रहा था। तो उसी समय मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद खाद बीज कीटनाशक का दुकान बनगांव में चला रहा था। तो 2000 की बात होगी, 2000 का फरवरी का लास्ट या मार्च का प्रथम महीना था। तो झारखंडी सोच तो हम लोग का था ही, हाँ, कि यहाँ जो कॉलोनियल रूल था उसका अवशिष्ट तत्व आज भी हमारे जंगल पर जमीन पर लोग कब्जा किया हुआ है, और हमारा जो उत्पादन का साधन पूर्वजों का जो खासकर कृषि भूमि वो आज भी ब्रिटिश के चले जाने के बाद भी उन्हीं के कब्जे में है। ये सोच तो था, तो बात तो होती, लेकिन हमारा संस्कार पहले मैं बोल चुका कि हम बगावत करने नहीं बोलता है। तो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है गोपाल करके, तो वो बोला कि मासी जी आज मेरे जगह रुक लीजिएगा। कहाँ पे? मुरहू में। तो खूंटी से मैं खाद बीज कीटनाशक लेके, क्योंकि गेहूं मुझको पटाना था, तो लेके मैं लौट रहा था। तो वहाँ रुक लीजिए, कोई आपका गुमला तरफ से राजेश दा आए हुए हैं। तो क्या है भाई बोला, तो बोला कि झारखंड संबंधी बात करेंगे। तो जब मैं वहाँ रुका मुरहू में, तो उगता सूरज का एक पंपलेट निकाला, और उस पर लिखा हुआ था झारखंड लिबरेशन फोरम। तो उसमें घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र में लिखा हुआ था मैनिफेस्टो में कि ब्रिटिश काल में या सामंती काल में जितना भी आदिवासियों का लूटा हुआ जमीन वापस कराना है, नाशाबंदी पूर्ण रूपेण कराना है, सहकारी सिस्टम से टोटल आपका बागवानी करना है, या तमाम जो शिक्षा चिकित्सा जो भी समस्या है इस जंगल संगठन से माध्यम से होगा। तो मैं भी पहले क्या होता कि पार्ट टाइम हम लोग करते थे, आईसीजेएमएम का जो सिस्टम था, तो हम लोग महीना में एक दिन यानी शनिवार रात और इतवार पूरा टाइम हम लोग पार्टी के लिए दे देते थे। तो हम बोले कि भैया मैं तो दुकान भी चलाता हूँ, खेती भी करता हूँ, और संभव रहेगा तो हम टीचर बनेंगे, इसलिए ज्यादा आपको समय मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो सादे समय नहीं दूंगा, तो कितना दिन दीजिएगा? हम बोले कि शनिवार शाम, रविवार को दिन भर, और दूसरा दिन मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद जो पम्पलेट लाया, किताब लाया, उसका मैं पैसा वगैरह दिया, और मैं दूसरे दिन सुबह मैं निकल गया। तो झारखंड लिबरेशन फोरम के नाम से ही हम लोग करीब सिंदूरी बेड़ा, इधर कर्रा, इस सब में मीटिंग करने लगे। मीटिंग करते एक तो घनिष्ठता हो गई। 6 महीना के बाद एक दिन शाम को चर्चा परिचर्चा हो रही थी चीन और रशिया की क्रांति के बारे और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी था, तो टोटल माओ का जो सैन्य अभियान कौन थे उसके हम पूरी तरह जानकारी। तो फिर तो बोला इसके बारे में आप क्या कहते हैं, पूछा राजेश जी। देखिए आज के जो दौर है, तो आज राजेश जी कौन है? ये तो उसका तो उनको उन लोगों का कोई नाम क्लियर नहीं रहता है। राजेश जी भाकपा माओवादी के जन संगठन के क्या कहेंगे कि जो वो कार्य करता रहे, तो वो माओवादी। हाँ। तो बाद में धीरे से जब उनसे मेरा साहित्य दोस्ती हो गया, एक तो क्या रहते क्या कि आम आदमी को ही क्या विश्वास करने लग जाता है, तो पराया भी अपने लग जाते हैं। तो जब मैं उनके पूर्ण रूपेण में आया तो मुझको बताया केकेसी के बारे में। इसके बाद बीरबांकी इलाका में तो चोर गुंडी होते ही थे, और हम लोग क्या करीब 3-4 को डकैत गिरोह था, तो जिसके चलते करीब
गरीब लोग परेशान रहते थे। तो हम लोग क्या किए कि इसका तो चर्चा होता था, बोलता कि माओवादी आएगा ना ये सब खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम खुल गए। इसके बाद उससे पहले भी क्या है कि एक बाजार में आने जाने के लिए कि पुलिस का और लोगों से भी मेरा ठीक ठाक ही था। लेकिन जब हम लोग देखे कि ये जो इस व्यवस्था में अपराधी क्या होता है कि छटा हुआ अपराधी यहाँ का न्याय व्यवस्था का फायदा लेके आराम से लोग निकल जाता है, हत्या कर देता है। गांव के लोग जैसे जंगल में और उसका गिरोह का दूसरा लोग रह जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है लोग गवाही ये लोग मैनेज करा लेते हैं। तो हम लोग बोले कि इस पुलिस व्यवस्था में तो ये साला अपराधी को पाल पोस के रखता है, तो उसका ठीक जगह तो ऐसा थोड़े होगा ना जी, एकदम स्पॉट में न्याय होगा। तो और थोड़ा हम लोग क्या हो गए उनके तरफ आकर्षित हो गए। तो इसके बाद जब क्या थे जितने भी मेरा जो आना जाना पुलिस के जैसे ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन के साथ जैसे रतिबान सिंह हिसाब से अच्छे अफसरों के साथ संपर्क में मैं रहा, तो उन लोगों से भी थोड़ा हम लोग, क्योंकि बीरबांकी इलाका पूरे डकैती से प्रभावित था, हमारे पूर्वज के सामंती जुलूम से प्रभावित थे, और ब्रिटिश चले जाने के बाद भी कृषि भूमि हम लोग को स्वतंत्र भारत में नहीं मिला। ये दो कारण रहा, और अभाव हम सोवियत संघ का व्यवस्था, ये धीरे धीरे क्या है कि मैं उसके लिए काम करने लगा। लेकिन उस समय तक मैं झारखंड लिबरेशन फोरम के नाम से ही काम कर रहा था। तो उसी बीच क्या होता है कि जब हम पूरी तो अब झारखंड लिबरेशन फोरम के नाम से अब उस जन संगठन में तो क्या उसमें कोई केस नहीं है तो पकड़ेगा है नहीं, तो खुला ही हम लोग घूम रहे थे। उसी समय करीबन ये लोग आए, आपका वो लोग का टीम आया, उन लोग को मैं रास्ता दिखाया, खाना खिलाया, माओवादी का। हाँ, अक्टूबर का महीना होगा 2001 का, मुझको तारीख याद नहीं है। तो इसके बाद तो क्या पुलिस मुझको खोजने लगी। हाँ, आपको पता था वो लोग माओवादी हैं? तो माओवादी तो मान लिए, वो तो देख लिए, बाद में तो पता चल गया था। उस समय नहीं पता था जब नहीं, शुरू में झारखंड लिबरेशन में ये माओवादी का जन संगठन है ये नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे हम खुल गए तो एक क्या व्यक्तिगत लगाव हो गया, क्या युवा ऐसे ही क्या मुक्तिकामी जो युवा है, जो वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट है, वो तो किसी के पक्ष में भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का व्यापक भ्रष्टाचार भी मैं देखा। तो हम लोग वो लोग गुजरा सरांडा में निकला, तब पुलिस मुझको खोजने लगी। हालांकि उस समय मेरा स्वास्थ्य जो है ना, गैस का जो समस्या था अभी भी है, आँख की भी समस्या थी, लेकिन एक रास्ता तो मैं दिखा दिया, खाना तो खिला दिया, पुलिस खोजने लगी। तो उसी समय मैं अंडरग्राउंड हो गया। फिर वहीं से आप एक्टिव हो गए। इसके बाद क्या है कि मेरा टोटल जो केकेसी जो होता था ना, किसान कमेटी, माओवादी लोग का जो किसान लोगों का जो कमेटी होता है, उसके लिए मैं पूरा करीब पोड़हाट और कर्रा में सक्रिय रहा। मैं 2001, 2, 3, 4 साल तक मैं सक्रिय रहा किसान कमेटी। कितनी बार मुठभेड़ हुई? नहीं, मुठभेड़ हम लोग मुठभेड़ वाले में से नहीं थे। हाँ, शांति वाले थे। नहीं, शांति वाला नहीं, पर्चा लिखना किसान। जैसे क्या है यहाँ क्या हुआ है ना, जैसे ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा था, तो एक यहाँ रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा था। हाँ, उसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा था। बताएं आप मुझे कि ऐसे रेवेन्यू सिस्टम होता था और एक्स्ट्रा कर लेते थे। हाँ, तो सवाल ये है कि रेवेन्यू सिस्टम के तहत ही पहले ब्रिटिश पीरियड में जो भी बगावतें हुई, चाहे सिद्धू कानू का हो, चाहे रघुदेव कुंता मुंडा का हो, चाहे बिरसा मुंडा का हो, चाहे बिनराज सिंह राय का, ये रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था कि शेड्यूल इलाका में भी जमीन क्या हो जाता था, जो टैक्स देने में नाकाम हो जाता था, वो पहले डायरेक्ट ऑक्शन में चला जाके किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया जाता था। एक तो नारी मुक्ति संगठन की थी दीदी, तो अक्सर बीरबांकी इलाका का सबसे कड़ा इलाका सारांडा, बीरबांकी और पोड़ाहाट, इन इलाका को बहुत भूखमरी इलाका हम लोग समझते थे। यहाँ खाने के लिए कोई नसीब नहीं होता था। लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई बिरसा कॉलेज खूंटी में हुई, तो वहाँ नाते करीब लोग मुझको जानते थे। तो उषा दीदी के लिए मैं आम जो प्लाटून के लोग, क्योंकि हम लोग मांग के खा रहे थे, तो मांग के खाते थे, तो उससे पहले खाना मैं व्यवस्था कर देता था। तो कुछ लोगों का कहना होता था कि बच्ची भी थी, छोटी बच्ची, तो ये कैसे खाएगी। तो मैं तो जरूरत था तक तो दूध पिलाने वाली माँ है, उसको जरूरत है। तो खाना व्यवस्था में लोग भीतर से भुनभुनाता था, लेकिन मैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसी क्रम में क्या हुआ, जो हम लोग का जो नेता था अरविंद माझी, उसी का हम लोग काम करते थे। वो आपका 2003 में संगठन छोड़ दिया। मैं रिसीव करने कर्रा गया हुआ था, 27 सितंबर को उसको मुझको रिसीव करना था। तो 3 दिन मैं रहा, वहाँ नहीं आया। लेकिन जाते जाते जैसे उससे जिस दिन पहले हम डेट बनाए थे 27 सितंबर में आऊँगा, तो ये जिस दिन बोल के जा रहा था, उसी दिन तो बोला था कि देखो मसी बढ़िया से रहिए, हम तो रहे कि नहीं कहा ज़्यादा,
लेकिन डेट तो अच्छा 27 दिसंबर का है, तब हम गए 27 सितंबर 2003 को, तो नहीं मिले। आपके चार्जशीट में क्या कुछ लिखा है, क्या क्या क्राइम आपने किया है? क्राइम तो मेरा अपहरण का, हत्या का, पुलिस पार्टी उड़ाने का, बहुत कुछ लिखा है। तो आप तो कह रहे हैं हम शांति वाले दल के थे। तो शांत, अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन आज सही होता तो एक ही केस में बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करता और आदमी बढ़िया से चार्जशीट एक ही केस में उसको सजा कर देता। यहाँ का जो सिस्टम है इंस्पेक्शन का, ये चार्जशीट में क्या है पूरा बताइए। जैसे चार्जशीट तो 24 ठो केस था, कितना याद करेंगे। हत्या था, अपहरण था, पुलिस चौकी उड़ाने का था। हाँ, चौकी उड़ाना का, पुलिस को पार्टी को उड़ाना का। अच्छा, पार्टी उड़ाना था। हाँ। तो कितने लोगों को मारे हैं आप? मैं किसी का अपने से नहीं मारा। अच्छा, तो चार्जशीट में कितने लोगों को मारने का है? चार्जशीट तो मीडिया वाला तो बोलता था 50 आदमी मारा है। आप खुद से एक भी लोगों को नहीं। और क्या क्या था उसमें? इसके बाद तो फिरौती रहा होगा। फिरौती तो जितना उन लोग का मान लिया आज डिक्शनरी में है तो उतना तो सभे लगाया है। सब लगा दिया। हाँ, जो वगैरह सभे लगा था। तो फिर इसके बाद ये सुनवाई हुई और आपको कितने साल की सजा हुई? सजा मुझको नहीं, सजा नहीं। 12 साल मैं विचाराधीन था। जितने भी जो मुझको किया हुआ था, जितने भी केस था, वो खुद ब खुद खत्म हुआ। कैसे मैनेज हो गया? मैनेज तो गवाही कोई नहीं आया। तो ये जो चार्जशीट था उस पे जो आप बता रहे हैं 30 जो है वो आप पे 30 मुकदमे थे। 24। हाँ। तो 24 जो मुकदमा था वो सब धीरे धीरे जो है वो हट गया क्योंकि उस पे कोई जांच कमेटी को कुछ मिला नहीं है। हाँ, उसमें कोई गवाही नहीं हुई। और ऐसे भी केसेस थे जैसे खाना खिलाने वाला जैसे होता तो इस वक्त सही होता, लेकिन जितना भी केस था वो मेरे ऊपर जो है तो प्रत्यक्ष इल्जाम लगा था, सही नहीं था। तो फिर 14 साल आप जेल में रहे ना? 12 साल से विचाराधीन कैदी के रूप में ही मैं रहा। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से चुनाव लड़े आप? हाँ, 2009 में मैं चुनाव लड़ा। कैसे जेल में रहते रहते ये दिमाग में आया कि कहाँ आप वहाँ माओवादी संगठन से जुड़े, फिर कहाँ आप जेल पहुँच गए, फिर कहाँ से दिमाग में आ गया कि विधायक बनेंगे? देखिए, विधायक बने तो कुछ लोग देखा, कुछ झारखंड के पुलिस अफसर थे। क्योंकि मैं गाली गलौज तो मैं किसी से करता नहीं था, हम चुप ही मैं रहता था, किताबें पढ़ता था और मैं चुप रहता था। अक्सर जो लोग जेल के अंदर नेतागिरी करते हैं, हाँ, तो मैं नहीं करता था। तो एक क्या राम थे और सिंहभूम के तत्कालीन वो एसपी साहब गए तो बोला कि पूछा, मासी तुम तो पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत इंटर तक पढ़ाई किए हो, तो ऐसे कैसे चलता रहेगा? कभी आप लोग हम लोग को मरवाइएगा, हम लोग मारेंगे, देश एक अंतहीन रक्तपात यानी भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो हाँ, तो इसमें क्या है, सब तरफ से युवा लोग मारे जाएंगे। क्योंकि जितने भी पहले पुलिस अफसर से थे ये भिन्न थे, तो थोड़ा गार्जियन जैसा हम लोग को लगा। उसमें रामचंद्र गंझू और मैं उनसे बात किया तो बोला कि देखो मासी, तुम मेन स्ट्रीम में आओ, और बात यह है कि जितना जमींदारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है वो तो तुम बाहर भी लड़ सकते हो, ऐसी व्यवस्था नहीं कि कानून इसके खिलाफ नहीं बना है। हाँ, और जहाँ तक तुम लोग हर चीज गलत तो नहीं, कुछ तो अच्छा भी कर देते हो, लेकिन देश जो है ना ये रक्तपात पूर्ण भविष्य की ओर बढ़ेगा, इसमें युवा लोग मारे जाएंगे। ठीक है सर, हम बात सोच लेते हैं। तो वही मुझको प्रमोट किया कि मेन स्ट्रीम में लौटिए। तो बाद में मुझको भी क्या, क्योंकि कोई भी दर्शन प्रति मार्क्सवादी दर्शन है या थियोलॉजी से संबंधित जितना भी इंटेलिजेंट डिजाइन का जितना भी दर्शन है, यानी धार्मिक दर्शन या वस्तुवादी दर्शन, इसमें साइकोलॉजी दोनों में अहम रोल होता है। हम लोग को क्या मार्क्सवाद में साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी का पढ़ाई उसमें जिसके चलते का मार्क्सवाद का ज्ञान होकर आदमी माया मोह छोड़ देता है। तो सवाल ये है कि किसी जैसे किसी की मौत भी होती है ना, वो खुश होता है ना वो रोता है। तो हम लोग मशीन बन करके जी रहे थे। लेकिन धीरे से मैं मनोविज्ञान का कुछ किताब मैं पढ़ा, कुछ संविधान मैं पढ़ा, यहाँ का सिस्टम को, फिर स्वतंत्र भारत का जो सिस्टम को मैं पढ़ा, तो फिर मैं सोचा ठीक है चुनाव लड़के मैं देखूंगा। तो कुछ चुनाव जेल में रहते हुए ही करीब 9 एकड़ जो एससी लोग का जमीन कोई दबंग आदिवासी लोग ही बेच दिए थे, उसको जेल से लिखा पढ़ी करके उससे मैं डीड म्यूटेशन मैं कैंसिल करवा दिया। तो फिर मुझको विश्वास हो गया कि ज़मीन वापस कानूनी तरीक़ा से भी किया जा सकता है। तब जब मैं चुनाव लड़ने का पूरी मन बना ली। तो झारखंड जो है वो बदल रहा है, अब समान जिंदगी की तरफ भी बढ़ रहा है। अभी आप एकदम समान जिंदगी बिता रहे हैं, अब तो नहीं है घर में कट्टा बंदूक ये सब? तो देखिए, दिक्कतें तो है, कट्टा बंदूक तो लाइसेंस जितना भी है मेरा गार्ड का है, हमारा नहीं है। देखिए
अभी गुस्सा आएगा तो चला वाला तो नहीं देंगे किसी नहीं, गुस्सा देखिए, दरअसल देखिए जिसका मिशन और विजन है ना मैडम, उसके गुस्सा का कोई जगह नहीं है। और जहाँ तक सवाल हम लोग आए हैं, कोई निजी संपत्ति बनाने के लिए तो नहीं आए। एक देश है, एक यहाँ हम लोग यहाँ के नागरिक हैं। कुछ कुछ अंतर विरोध भौगोलिक परिस्थितियों के जैसे क्या करेंगे कि परिस्थितियों के कारण अलग अलग जरूर हैं, लेकिन यहाँ की जो बुनियादी जरूरत है सभी भारतीय का एक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, आपको पकड़ा गया था कि आप आत्मसमर्पण किए? नहीं, मेरी गिरफ्तारी 9 अगस्त 2007 में बिहार से हुई थी। बिहार से? हाँ, तो धौलिया। झारखंड से आप बिहार पहुंच गए थे? हाँ, इलाज के स्किन का समस्या हो गया था, उसी का इलाज के क्रम जेल तब में जा आप रहा। एक्टिव थे ना माओवादी? हाँ, नहीं उस समय नहीं। उस समय जब हम अधूरा आप करने दिए तो वहाँ जब विवाद होने लगा लोगों के बीच में, तो आपका मन वहीं से खट्टा हो गया कि मतलब जिस संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं वो संगठन हमारे इलाज के लिए भी नहीं खड़ा हो रहा। हाँ, तो उस समय मैं इलाज के क्रम में ही मैं वहाँ पकड़ाया। अच्छा, अस्पताल में? हाँ, और उस समय मैं भाकपा माओवादी छोड़ चुका था। छोड़ चुके थे? हाँ, तो दूसरा एक झारखंडी ग्रुप था, उसके लिए मैं काम करने लगा। बाद में तो देखिए आइडियोलॉजी छोड़ के डायरेक्ट वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो उसके लिए बाद में मैं स्वास्थ्य तो खराब था, पुलिस खोज रही थी, तो गिरफ्तारी के समय मैं उसी का मैं पर्चा पम्फलेट वगैरह लिखा करता था। अच्छा, तो मतलब आप बता रहे हैं कि आप किसी मुठभेड़ वगैरह इन सब चीजों में नहीं जाते थे, आप कागज ही लिख कर लोगों को जागरूक करते थे? यही? हाँ, वही मेरा जैसे टोटल जब काम रहा तो मेरा किसानों से संबंधित लेख तैयार करना। 2 बार चुनाव लड़े हैं आप? हाँ, 2 बार मैं चुनाव, 2009 में और 2019 में। अच्छा, कितना गैप रहा है? शुरू में 2009 में 436 वोट से मैं पराजित हुआ। 9 गो ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ। जितना पोलिंग हुआ था उससे काउंटिंग ज्यादा था। अच्छा। हाँ, हर हारने वाला यही आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ था। नहीं, वो तो कोड तो काउंटिंग जैसे जो उसी का दस्तावेज ना बोलता है। हाँ। हम तो ये नहीं बोल रहे, हम गिनती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया था। दूसरी बार क्या हुआ? तब आप किसी पार्टी से लड़े थे जब? उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं चुनाव लड़ा था। और दूसरी बार जब लड़े तब? उस समय निर्दलीय में लड़ रहा था। तब जेल से बाहर थे? हाँ, तब मैं जेल से बाहर था। अच्छा, तब कितने वोट का गैप था? वो तो चौथा स्थान में मैं पहुंच गया था। 6,900 करीब था। हाँ, मेरे ऊपर आरोप लोग दुष्प्रचार किया कि भाजपा का डमी कैंडिडेट है। मतलब लोगों का वोट काटने के लिए आया? हाँ, भाजपा को सपोर्ट करने के हाँ, लिए? तो यही लोग आरोप लगाए। तो इसीलिए आपको वोट कम मिला? हाँ, वोट कम मिला मुझको, और चर्च मुझको साथ नहीं दिया। तो एक समय जिनके नाम से खाकी वर्दी थरथराती थी, आज बड़ी समान जिंदगी बिता रहे। अच्छा, आपको जब आप जब समर्पण दिए, या आपको कोई वादा किया गया था क्या? समर्पण मैं नहीं किया था। हाँ, तो आपको कोई वादा किया गया था क्या कि मुख्य धारा में लौटो तो ये देखिए, जो सुधीर सर थे ना, जिसे आज भी जब तक जिंदा रहूंगा तो उसको मैं याद करूंगा। अभी तो रिटायर हो गए हैं। तो वही सर बोले कि देखिए, बहुत सा चीज है कि हर केस जो है उसमें तो क्या होता है कि हमको करना है। तो वो बोले थे कि आप मेन स्ट्रीम में जुड़िए और इस हिंसा का जंजाल को क्षेत्र से मुक्त कराइए। तो क्या हुआ कि इसमें वादा कोई खास नहीं था, लेकिन बात यह है कि फर्जी मुकदमे बाद में मेरे ऊपर लादना लोग बंद कर दिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग देख पाए कि इस ईसाई आदिवासी भाई का इंटरव्यू कि उन्होंने क्यों माओवादी ज्वाइन किया था, उसका माओवादी ज्वाइन करने का पीछे का कारण क्या था, उन्होंने सब कुछ क्लियरली इंटरव्यू में बता दिए। और उन्होंने कई सारे अच्छे पॉइंट भी बताए मसीह लोगों को लेकर। उन्होंने कहा कि ईसाई लोग ऐसा करना नहीं चाहते। उसका मतलब जो मसीह लोग होते हैं वो लोग किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। वो लोग शांतिपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं लोगों के साथ में, और सभी के साथ में मिलजुल के एक साथ में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हम लोगों को ऐसा सिखाया कि सभी को अपने समान प्यार करो, चाहे वो अपना दुश्मन हो या फिर चाहे वो अपना पड़ोसी हो, सभी को एक समान प्यार करो। इसलिए मसीह लोगों को लोग देखते ही पहचान लेते हैं कि ये लोग मसीही हैं, क्योंकि हम सभी लोग किसी के साथ में भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण बर्ताव करना चाहते हैं, सभी के साथ में मिलजुल के रहना चाहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि परमेश्वर सभी को अपना जिंदगी में एक बार नहीं कई बार मौका देता है, कई बार चांस देता है कि अपने पास लौट आने के लिए। और जब कभी भी आपको लगता है, जब कभी भी आपको एहसास होता है कि
मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मैं जिस रास्ता पे जा रहा हूँ वो गलत है। जब कभी भी आपको ऐसा महसूस होता है तो वो परमेश्वर का काम होता है। परमेश्वर आपको अपना जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, आप यीशु मसीह के पास लौट आओ। यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए जब कभी भी आपको महसूस होता है कि ये मेरे लिए गलत है, तो वो उस समय वो परमेश्वर का काम होता है, आपको महसूस कराता है, आपको रियलाइज कराता है कि भाई या फिर बहन आप जो कर रहे हैं ये गलत है, आप उसको छोड़ दो, आप मेरे पास लौट आओ और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जियो। इसी प्रकार से इस भाई का जिंदगी में भी हुआ। उसने जो गलत कदम उठाया था, जो गलत रास्ते पे जा रहा था, उस गलत रास्ते से वो वापस आया और वो एक आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने उसका ज़िंदगी को बदल दिया। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग ऐसे ऐसे वीडियो को देखें और जानें, फिर उनका ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए, उनका ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।